दोस्तों आज हम साउथ में रिलीज हुई एक नई तरह की साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवल मूवी देखने वाले हैं। ये मूवी बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस से भरी हुई है क्योंकि इसमें कुछ लोगों का मर्डर भी होता है। तो क्या यहाँ पर अपराधी को सजा मिलेगी और ये टाइम ट्रैवल का मामला क्या है, यही देखेंगे हम आज की साइंस फिक्शन कहानी में, जिसका नाम है 7:11 PM। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है चेतु जी ने और IMDb पर 700 से भी ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है 6/10। तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ऐसे ही साउथ के मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में साल 2400 में प्लेनेट प्रोक्सिमा EV12 से। इस प्लेनेट के रिसर्च हेड टाइटस और आरा को एन नाम के एक आदमी का मैसेज आता है। एन उन्हें बताता है कि मैं पृथ्वी पर 1919 में हलसा देवी नाम की जगह पर हूँ और यहाँ पर साइंटिस्ट की लिखी हुई एक किताब है जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारे प्लेनेट के सभी लोग ब्रेन डेड से क्यों मर रहे हैं। अब मैसेज देने के बाद एन भी ब्रेन डेड हो जाता है। तो यहाँ पर टाइटस आरा से पृथ्वी पर चलने की तैयारी करने के लिए कहता है, लेकिन आरा उसे कहती है कि हमारे पास प्लूटोनियम कम है और हम वहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। लेकिन फिर भी टाइटस उसे कहता है हमारे पास ये आखिरी मौका है और किसी भी हालत में मैं इसे गंवाना नहीं चाहता, हमें यह चांस लेना ही पड़ेगा। अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इधर पृथ्वी पर रात के 3 बजे होते हैं। हमें भानु टी स्टॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रवि और रामू बैठे होते हैं, लेकिन तभी बासी नाम के एक आदमी गाड़ी लेकर वहाँ पर आता है। गाड़ी में बासी के साथ साथ मिनिस्टर के लाखों रुपए भी होते हैं। अब रवि और रामू उनकी गाड़ी को पंचर कर देते हैं, बासी को मारकर उससे पैसे का बैग छीन लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद सुबह हमें रवि के चाचा प्रभाकर को दिखाया जाता है। वो अपने गैराज में काम कर रहा होता है। तो इतने में यहाँ पर प्रभाकर को एक कॉल आता है। अब सामने से उसे डैम के मामले को लेकर नए कलेक्टर से मिलने के लिए जाने के लिए कहा जाता है। तो इसी तरीके से प्रभाकर वो काम करने के लिए चला जाता है। तभी उसके गैराज में हम रवि को देखते हैं। रवि भी अपने चाचा प्रभाकर के गैराज में काम करता है और अब प्रभाकर के जाने के बाद रवि भी अपनी गर्लफ्रेंड विमला से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम विमला को देखते हैं जो कि एक बस स्टॉप के पास उसका इंतजार कर रही थी। रवि वहाँ पर पहुँचता है, विमला को अपने साथ घुमाने फिराने के लिए ले जाता है। यहाँ ये दोनों बहुत देर तक समंदर के पास एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोपहर के 1 बजे MLA प्रत्याशी कृष्णा के घर पर मिनिस्टर का एक आदमी राजेश उससे मिलने के लिए आता है। वो यहाँ पर कृष्णा को धमकी देता है और उसे कहता है कि डैम बनाना मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए तुम्हें इस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए। तो MLA कृष्णा उसे गुस्से में कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं किसी भी हालत में ये प्रोजेक्ट शुरू होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर गुस्से से उसे अपने घर से भगा देता है। अब इधर दोपहर के 2 बजे कलेक्टर के घर पर प्रभाकर उससे मिलता है। कलेक्टर को बताता है कि सर, अगर वो डैम बन गया तो पूरा का पूरा गांव पानी में डूब जाएगा और गांव वालों को ये जगह छोड़कर भागना पड़ेगा। मिनिस्टर बसवा इस डैम को बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है, इसलिए हमें हर हाल में उसे रोकना होगा। प्रभाकर कलेक्टर को अपनी कंप्लेंट लिखित तौर पर देता है और उस कंप्लेंट को लेने के बाद कलेक्टर उसे कहता है कि मैं मिनिस्टर को हैंडल कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर 1 घंटे के बाद ही कलेक्टर मिनिस्टर बसवा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वो मिनिस्टर से कहता है कि तुमने राजेश के साथ मिलकर अपरा मिथम म्यूचुअल फंड कंपनी खोली, गांव वालों को लालच देकर नदी के आसपास की सारी जमीनें खरीद ली और फिर गांव वालों से ही अपरा मिथल म्यूचुअल फंड की कंपनी में इन्वेस्ट करवाया और अब उस नदी के किनारे डैम प्रोजेक्ट के नाम पर तुम सरकार से करोड़ रुपए हथियाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर मिनिस्टर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर अचानक वो कलेक्टर के पास जाता है और उसे जान से ही मार देता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं प्रभाकर गैराज पर वापस आता है तो रवि उसे बासी से लूटे हुए लाखों रुपए देता है और प्रभाकर से कहता है कि हमें गाँव के लोगों को यकीन दिलाना होगा कि मिनिस्टर और राजेश ने मिलकर उनके साथ फ्रॉड किया है, उनको धोखा देकर लूटा है, इसके लिए हमें सबूत चाहिए होंगे। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर प्रभाकर को नानी नाम के एक बंदे का कॉल आता है जो कि मिनिस्टर का ही एक आदमी होता है। वो प्रभाकर से कहता है कि मेरे पास अपरा मिथम कंपनी के फाइनेंस डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो जाएगा कि मिनिस्टर ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। अब उसके बाद दोपहर के 3 बजे हमसा देवी गांव के बाहर हम टाइम ट्रैवल टाइटस और आरा को देखते हैं। ये लोग अपने लैंडर से वहां पर पहुंच चुके थे और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उनका लैंडर एक बस जैसा होता है ताकि ये लोग टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं ये किसी को पता ना चल सके। फिर टाइटस उसे इनविजिबल कर देता है। फिर दोनों एन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो एक पुराना घर होता है। घर के अंदर ढूंढने पर उन दोनों को एक किताब मिल जाती है। उस किताब को स्कैन करने के बाद टाइटस को पता चलता है कि ये किताब एडिसन DNA लॉक है
यानी कि उस किताब को खोलने के लिए उन्हें सैंटेस की फैमिली मेंबर्स में से किसी एक को ढूंढना होगा, और अगर ये उस किताब को जबरदस्ती खोलेंगे तो एसिड से पूरी किताब खराब हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 4 बजे बासी को होश आता है। वो तुरंत ही राजेश को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि कल रात मुझ पर किसी ने हमला किया और सारे पैसे लूट लिए। मुझे लगता है कि नानी ने हमारे साथ ये सब कुछ गद्दारी की होगी। तो यहाँ पर राजेश मिनिस्टर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। मिनिस्टर उसे कहता है कि बस्टर रुस्तम अंसारी को कॉल करो, वो हमारा सारा पैसा हवाला के जरिए ब्लैक से व्हाइट भी कर देगा और उसके पास हमारे पैसे सेफ रहेंगे। इसी के साथ वो राजेश से म्यूचुअल फंड कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करने के लिए कहता है, ताकि ये लोग गांव के लोगों में झूठी अफवाह फैलाकर उनके ही पैसों को आराम से लूट सके। उसके बाद हम विमला को देखते हैं, वो अपने घर पर आती है। तभी उसका भाई कृष्णा उसे डांटता है। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कॉलेज जाने के बहाने से रवि से मिलने गई थी, लेकिन अब से ये तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा। मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। कल तुम्हें एक लड़का देखने के लिए आने वाला है, इसलिए तुम चुपचाप उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये बात सुनकर विमला को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर हम रवि को गैराज पर देखते हैं। नानी के दिए हुए पेपर्स को वो चेक करता है तो यहाँ पर उन्हें शॉकिंग बात पता चलती है कि म्यूचुअल फंड कंपनी में मिनिस्टर ने तो कभी पैसे इन्वेस्ट ही नहीं किए थे, बल्कि पूरे के पूरे 25 करोड़ कैश मिनिस्टर और राजेश ने अपने पास रख लिए थे। अब इतने में ही गैराज पर एक छोटी सी बच्ची आती है और रवि को विमला का एक लेटर देती है। अब उस चिट्ठी के अंदर विमला ने लिखा था कि मुझसे मिलने के लिए आओ। तो विमला का संदेश मिलते ही रवि उसे मिलने के लिए जाता है। अब ये लोग छुपकर मिलते हैं। यहाँ विमला उसे बताती है कि देखो रवि, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारे बारे में मेरे भाई को पता चल गया है और मेरे भाई ने किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी तय कर दी है। वो लड़का मुझे कल देखने के लिए आने वाला है। इस तरह से विमला बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन रवि उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा, पहले तुम शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसे समझाता है। फिर वो दोनों रोमांस करने ही वाले होते हैं कि तभी बाहर से विमला का दूसरा भाई सतीश वो उसे आवाज देता है। अब विमला अपने भाई की आवाज सुनती है और घबरा जाती है। वो खिड़की से जाकर देखती है तो उसका भाई सतीश उसे ढूंढ रहा है। ये देखकर विमला तुरंत ही रवि को यहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि वो पकड़ा न जाए। अब रवि वहाँ से बाहर जाता है। तब समय होता है 5:11 और उसी समय रवि के सामने एक बिजली से चमकती है, लेकिन दोस्तों रवि उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर टाइटस साइंटिस्ट के डीएनए मैचिंग के लिए पूरे टाउन में सभी लोगों को स्कैन कर रहा होता है कि उस साइंटिस्ट का कोई रिलेटिव यहाँ पर उन्हें मिल जाए, ताकि उस आदमी के डीएनए से ये लोग उस किताब को अनलॉक कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर उसे वार्निंग आती है कि उसके लैंडर का फ्यूल खत्म हो चुका है। तो वो आरा के साथ तुरंत ही लैंडर के पास जाने लगता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ इस तरफ मिनिस्टर के लोग नानी को पकड़ लेते हैं और उसे मारपीट कर धमका कर प्रभाकर को कॉल करने के लिए कहते हैं, और जैसा हम बताएंगे वैसा ही तुम्हें उसे बताना होगा। अब नानी प्रभाकर को कॉल करता है और कहता है कि अगर आपको मिनिस्टर के खिलाफ और भी सबूत चाहिए तो मुझे ब्रह्मगुड़ी लेक के पास आकर मिलो। इतना कहकर कॉल कट कर देता है और अब कॉल का काम होने के बाद मिनिस्टर नानी को मार देता है। फिर वो अपने आदमियों से आज रात ही गैंगस्टर सद्दाम के पास पैसे गाड़ी में भरकर ट्रांसफर करने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर के बाद इधर ब्रह्मगुड़ी लेक के पास प्रभाकर, रामू और हेमंत तीनों पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो मिनिस्टर की चाल थी उन्हें यहाँ पर फंसाकर बुलाने की। तब यहाँ पर मिनिस्टर के आदमी इन तीनों पर अटैक करते हैं और इन तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देते हैं। उसके बाद उनकी लाशों को लेक के अंदर फेंक देते हैं। यहाँ हम रवि को गैराज में देखते हैं। उसे गैराज में प्रभाकर कहीं नजर नहीं आता तो रवि उसे ढूंढने लगता है। एट द सेम टाइम पर मिनिस्टर के आदमी भी पैसे गाड़ी में लोड करते हैं और राजेश के ही कहने पर उसे राजेश की पंप फैक्ट्री में लेकर जाने लगते हैं। उसी दरमियान में इधर टाइटस भी अपने लैंडर के पास पहुंच जाता है और जैसा हमें पता है जो कि एक बस जैसा दिखाई देता है, वो अपने लैंडर को 7:11 पर टेक ऑफ करने के लिए टाइम सेट कर देता है। और उसी सेम टाइम पर वहीं आसपास रवि भी प्रभाकर को ढूंढ रहा होता है। इतने में ही रवि देखता है कि विमला का दूसरा भाई सतीश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ ही भागते हुए आ रहा है। रवि को लगता है कि वो उसे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो घबरा जाता है। वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन हम उसके सामने एक और दूसरे आदमी को भी दौड़ते हुए देखते हैं और अब ये दोनों ही दौड़ते हुए टाइटस के लैंडर में बस समझकर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही 7:11 होता है वो बस लैंडर में बदल जाती है। रवि और वो दूसरा आदमी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लैंडर अपने फॉर्म में कन्वर्ट होता है और स्पेस में चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं रवि और उसके साथ जो दूसरा आदमी होता है ये दोनों समंदर के किनारे बेहोश पड़े होते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर सारा नाम की एक महिला आती है
और इन दोनों की हेल्प करती है। फिर वो उन्हें अपने कार में बिठाकर एक बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देती है। ये सब कुछ देखकर रवि को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो सारा से इसके बारे में पूछता है। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद वो गोवा में आ चुका है, लेकिन सारा उसे बताती है कि ये जगह इंडिया नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया है। ये बात सुनकर रवि के तो होश उड़ जाते हैं। वो उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल शाम को ही हम दोनों इंडिया में एक बस में चढ़े थे, तो फिर यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। अब इनकी बातें सुनकर सारा को लगता है कि शायद इन दोनों ने पी रखी है, इसलिए सारा उन्हें बस स्टॉप पर ड्रॉप करके अपने घर चली जाती है। अगली सुबह फिर से सारा उसी बस स्टॉप पर आती है और अभी भी इन दोनों को उसी बस स्टॉप पर देखकर वो भी हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं वो दूसरा आदमी यहाँ पर अजीब सा बर्ताव करने लगता है। वो सारा की गाड़ी के अंदर रखा हुआ डॉग फूड खाने लगता है। अब उसके बाद सारा उन दोनों को जंगल के बीच में से अपने अंकल बॉब के घर पर ले जाती है। उन्हें बताती है कि ये मेरे अंकल की जगह है, वो कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं है, तो तब तक तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। अब सारा वहाँ से जाने लगती है तो तभी यहाँ पर रवि को अंदर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिस पर कि 2021 साल की डेट लिखी हुई थी। ये देखकर तो रवि शॉक रह जाता है। वो भागकर सारा के पास जाता है और उसे आज की तारीख पूछता है। तब सारा बताती है कि ये तो 2024 है। तो वो बात सुनकर रवि को और झटका लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक ही रात में वो 1990 से 25 साल आगे 2024 में कैसे पहुंच गया। लेकिन अब सारा को भी उसकी बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसकी बातों पर उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर रवि के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। वो उसे सारा को दिखाता है जिस पर उसकी बर्थ डेट 1972 लिखी हुई थी। अब ये देखकर सारा रवि को लेकर अपने पापा के पास चली जाती है। उसके पिताजी 2010 से पहले स्पेस साइंटिस्ट थे। अब सारा के पापा घर पर नहीं होते, तो सारा रवि के कहने पर इंटरनेट पर हमसा देवी सर्च करती है और वो दोनों ही ये देखकर बहुत ही शॉक रह जाते हैं कि हमसा देवी गांव तो अब न्यूक्लियर डंप यार्ड बन चुका है और ये डंपिंग यार्ड 2009 में ही एस्टेब्लिश किया गया था। उस जगह पर दुनिया भर का न्यूक्लियर वेस्ट डंप किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर रवि उसे विमला की एक फोटो दिखाता है। सारा एलेक्सा को विमला का फोटो स्कैन करके उसके बारे में सर्च करने के लिए कहती है, लेकिन 2024 में भी इंटरनेट अचानक से ऑफलाइन चला जाता है। अब उसी दरमियान सारा के पिताजी पीटर भी घर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर सारा उन्हें रवि के बारे में सब कुछ बता देती है कि रवि किस तरह से टाइम ट्रेवल के थ्रू यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन वो पीटर किसी भी तरह से हेल्प करने से इनकार कर देता है। तभी यहाँ पर सारा को हॉस्पिटल से तुरंत ही कॉल आता है, तो सारा जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। तभी यहाँ पर एलेक्सा ऑनलाइन आ जाती है और रवि को विमला का सर्च रिजल्ट दिखाई देता है। सर्च रिजल्ट बताता है कि उसी शाम को रवि विमला का रेप करके विमला और उसके भाई सतीश दोनों को मारकर भाग गया। इसके अलावा रवि प्रभाकर और उसके साथियों पर म्यूचुअल फंड कंपनी से पैसे चुराने का भी आरोप लगा था। इसी के साथ सर्च रिजल्ट में ये भी दिखाया जाता है कि उस रात रवि के एक दोस्त आइंस्टाइन ने आसमान में गायब होने वाली एक स्पेसशिप देखी थी। अब ये सारे सर्च रिजल्ट देखकर रवि तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसके ऊपर विमला के साथ गलत काम करने का आरोप लगा हुआ है, उसके चाचा प्रभाकर और उसके साथी मारे गए हैं। ये सब सुनकर वो निराश हो जाता है। फिर वो जंगल में सारा के अंकल बॉब के घर पर जाता है, जहाँ पर वो दूसरा आदमी बैठा होता है। तभी उस आदमी का एक छोटा सा बैग गिर जाता है जिसमें कि कई सारे गहने बाहर गिर जाते हैं। अब उन गहनों में से एक रिंग भी होती है और ये रिंग रवि ने विमला को गिफ्ट के तौर पर दी थी। अब ये देखकर रवि को समझ में आता है कि यही जो दूसरा आदमी है यही विमला का किलर है और उसका नाम होता है बाबर। अब रवि उसे पकड़कर मारता पीटता है और सच्चाई बताने के लिए कहता है। वो आदमी बाबर उस दिन क्या हुआ था ये रवि को बताने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस शाम रवि जब विमला से मिलकर चला गया था तो उसके बाद बाबर वहाँ पर पहुँच गया। पहले उसने विमला का मर्डर किया और फिर उसका आरोपी किया, लेकिन तभी वहाँ पर विमल का भाई सतीश आ गया था। तो अपनी बहन को मरा हुआ देखकर वो गुस्से में बाबर को मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर रास्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से रवि ये समझ लेता है कि सतीश उसे ही मारने के लिए आ रहा है। तो अपनी जान बचाने के लिए रवि भी भागने लगता है। वो नहीं जानता था कि उसके सामने जो बंदा दौड़ रहा है सतीश उसे मारने के लिए दौड़ रहा था। अब बस पर चढ़ने के बाद जब सतीश बाबर को कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है तो बाबर ने वो कुल्हाड़ी कैच कर ली थी और वो वही कुल्हाड़ी वापस से सतीश की तरफ फेंक कर उसे मार देता है। फिर जैसा कि हमें पता है वो स्पेसशिप टेलीपोर्ट हो गई थी जिसकी वजह से ये दोनों ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अब यहाँ पर प्रेजेंट में सच्चाई जानने के बाद रवि बाबर को मारने की कोशिश करता है। उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन यहाँ पर बाबर उल्टा उससे ही घायल कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सारा हॉस्पिटल से घर पर आ जाती है और वो यहाँ पर विमला का सर्च रिजल्ट देखकर शॉक रह जाती है। सारा के पिता भी ये देखकर पुलिस में कंप्लेंट करना चाहते हैं, लेकिन सारा उन्हें रोककर शांत रहने के लिए कहती है। उसके बाद वो दोनों रवि से मिलने के लिए जंगल
हॉस्पिटल में बॉबी के घर पर जाते हैं। अब यहाँ पर तो बाबर ने ऑलरेडी रवि को घायल कर दिया था और अब वो यहाँ पर सारा और उसके पापा पर भी हमला कर देता है। सारा को भी जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रवि पीछे से आकर उसके सर पर वार करता है और एक चाकू से उसे जान से मार देता है। फिर हम देखते हैं कि ये सब लोग भी बेहोश हो जाते हैं। अब एक हफ्ते के बाद रवि को हॉस्पिटल में होश आता है। यहाँ पर पीटर उसके पास आता है और उससे कहता है कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था, इसलिए मैंने रिसर्च करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई है। फिर पीटर सारा के साथ बीच पर जाता है जहाँ पर सारा ने पहली बार रवि को देखा था। अब समंदर के किनारे रेत के अंदर धंसा हुआ टाइटस का स्पेसशिप उन लोगों को मिल जाता है। दरअसल ये उस स्पेसशिप में से एक पोर्ट होता है। पीटर उसे लेकर अपने घर पर आता है और उस पोर्ट पर अपने रिसर्च करना शुरू कर देता है। इसके साथ यहाँ पर इंटरनेट पर पास्ट रिजल्ट को देखकर और भी इंफॉर्मेशन निकालकर रवि समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार 1919 में उस दिन और उसके बाद क्या हुआ था। अब कुछ दिनों के बाद लाइटिंग की वजह से वो पोर्ट चार्ज हो जाता है और तभी उन्हें प्रोक्सिमा EV1 प्लैनेट से एक सिग्नल मिलता है। उस प्लैनेट की एक लड़की उन्हें बताती है कि जब टाइटस और आरा वापस आ रहे थे तो दो लोगों के एक्स्ट्रा लोड की वजह से स्पेसशिप में ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर दिया। वो स्पेसशिप लाइट के स्पीड से 25 मिलीसेकंड चल चुका था, जो कि पृथ्वी पर लगभग 50 साल के बराबर होता है। और तुम्हारी जान बचाने के लिए टाइटस ने पोर्ट को इंजेक्ट कर दिया। इस वजह से तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में 25 साल आगे पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान टाइटस और आरा दोनों मारे गए। अब रवि को यहाँ पर डाउट होता है तो वो पूछता है कि आखिरकार फ्यूचर से तुम्हारे साइंटिस्ट हमारे एक छोटे से गांव में क्या ढूंढने के लिए आए थे। तब वो लड़की बताती है कि आमतौर पर एक इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही हिस्सा यूज करता है, लेकिन हमारे प्लैनेट पर लोग 20% दिमाग का यूज करते हैं और इसी वजह से हमारे प्लैनेट पर लोग ब्रेनडेड हो रहे हैं। तो हमें पता चला कि हमसला देवी गांव में एक साइंटिस्ट 25% तक अपने माइंड को यूज कर सकता है और उसने अपनी बहुत सारी रिसर्च करके एक किताब लिखी थी, लेकिन वो किताब DNA से लॉक थी। इसलिए टाइटस ने उस किताब को वापस पृथ्वी पर ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर उस किताब को खोले बिना ही यह लाने की कोशिश करते तो वो किताब अपने आप ही नष्ट हो जाती। और अब तो यहाँ पर हमारे पास प्लूटोनियम नहीं है, तो अगले 100 साल तक हम वापस पृथ्वी पर नहीं जा सकते। अब ये सब कुछ बातें जानने के बाद रवि को याद आता है कि उसका दोस्त उस साइंटिस्ट आइंस्टाइन का पोता है। अब रवि उस प्लैनेट की लड़की से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से किसी तरह से 1919 में उस दिन के एक दिन पहले वापस भेज सकती हो तो मैं वो किताब अनलॉक करके तुम्हारी रिसर्च करने के लिए दे सकता हूँ। तो वो लड़की उसे थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त मांगती है। फिर थोड़ी देर बाद में वापस आकर रवि से कहती है कि ठीक है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है। उस स्पॉट में एक बैकअप फ्यूल भी है जिससे कि हम तुम्हें सिर्फ 2 घंटे के लिए यानी कि 5:11 पर ही भेज सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर रवि तुरंत ही मान जाता है और उस स्पॉट में बैठकर 1919 में 5:11 पर वापस आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ में टाइमर शुरू हो गया था, क्योंकि उसे उस लड़की ने कहा था कि 7:11 तक अगर तुमने उस किताब को अनलॉक करके हमें वापस नहीं किया तो तुम भी ब्रेन डेड हो सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर रवि बहुत बड़ा रिस्क लेता है, क्योंकि उसके पास एक प्लान होता है। हम देखते हैं कि 1990 में आने के बाद रवि सबसे पहले विमला को बचाने के लिए जाता है। उस जगह पर बाबर आ गया था तो सबसे पहले वो बाबर को जान से मार देता है। उसके बाद वो ब्रह्मगुड़ी जाकर मिनिस्टर के सभी आदमियों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है, उन्हें जान से मार देता है और प्रभाकर और अपने दोस्तों की जान बचा लेता है। वो उनसे कहता है कि ये सब कुछ छोड़कर हमें सबसे पहले आइंस्टाइन को ढूंढना होगा और ये चारों मिलकर उस साइंटिस्ट के रिलेटिव को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखकर रवि को म्यूचुअल फंड के फ्रॉड के बारे में याद आता है। अब वो उस साइंटिस्ट के वंशज को ढूंढना छोड़कर रामू से म्यूचुअल फंड के ऑफिस चलने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर देखता है कि राजेश किसी से फोन पर बात कर रहा है। अब रामू तो टेलीफोन बूथ में ही काम करता है। उसकी हेल्प से वो राजेश की सारी बातें सुन लेता है और अब यहाँ पर उसे राजेश का सारा प्लान समझ में आ चुका था। इधर राजेश अपने जीजा को रुस्तम के आदमियों के पास जाकर हवाला के लिए 20 रुपए के नोट लाने के लिए कहता है। तो उसका जीजा ये काम करने के लिए निकलता है, लेकिन स्टेशन पर ही रवि उसके जीजा को बेहोश कर देता है और उसके जीजा का गेटअप पहनकर रुस्तम के आदमियों के पास पहुंचता है। अब ये लोग भी उसे जीजा ही समझ लेते हैं और वो उन्हें लेकर पंप फैक्ट्री में आ जाता है, जहां पर राजेश के आदमियों ने पैसों से भरी हुई गाड़ी खड़ी करके रखी थी। अब रवि उन्हें पैसे देकर हवाला के लिए 20 रुपए का नोट ले लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो उस फैक्ट्री में ही छुप जाता है। लेकिन अब यहाँ पर उसके पास टाइम भी खत्म हो रहा था। इधर प्लान के मुताबिक रामू राजेश को कॉल करके उसके जीजा के बारे में बताता है और उसी तरह से वो कृष्णा को भी कॉल करके पंप फैक्ट्री में हवाला की डील के बारे में बताता है कि इस तरह की डील चल रही है, तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर राजेश को लगता है कि मिनिस्टर के अलावा किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी, तो शायद मिनिस्टर ही उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो मिनिस्टर को कॉल करता है और तुरंत ही पंप फैक्ट्री बुलाता है और राजेश खुद भी पंप फैक्ट्री में आ जाता है।
वो यहाँ पर रुस्तम के आदमियों से डील को तुरंत ही रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग तो मना करने लगते हैं। अब इतने में वहाँ पर मिनिस्टर और कृष्णा भी पहुंच जाते हैं। कृष्णा को देखकर राजेश मिनिस्टर से कहता है कि शायद कृष्णा ने ही नोट लेने के लिए अपने किसी आदमी को भेजा था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर मिनिस्टर एक शॉकिंग बात बताता है। वो कहता है कि असल में ये सब कुछ प्लान करने के पीछे कृष्णा का ही हाथ है। असल में मैंने और कृष्णा ने मिलकर ही गांव के लोगों को लूटा, सारे जमीन पैसे हड़प लिए और इसमें कृष्णा का बहुत बड़ा हाथ है। सारा प्लान उसका था। अब दोस्तों रवि भी उस बम फैक्ट्री में छुपकर ये सब कुछ सुन रहा था, तो उसे यकीन नहीं होता कि विमला का भाई कृष्णा ऐसा भी कर सकता है। अब तभी यहाँ पर राजेश और मिनिस्टर के आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लोग गन से फायरिंग करते हैं और गोलियां चलने की वजह से कृष्णा को छोड़कर बाकी सब लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर रवि आता है और कृष्णा से फाइट करता है। अब कृष्णा अपनी जान बचाने के लिए रवि से कहता है कि देखो रवि, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़ दो। तो रवि उसे कहता है कि जायदाद के लिए तुमने अपनी सौतेली बहन विमला को मार दिया, गांव के लोगों को फंसाया और उनसे पैसे लूटे, तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि तुमने अपनी बहन को मारने के लिए बाबर को सुपारी दी थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर रवि उसे जान से मार देता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि रवि के पास बस कुछ ही मिनट बचे थे। वो भागकर उस साइंटिस्ट के पुराने घर पर जाता है। उस साइंटिस्ट के खानदान का वंशज एक लड़का वहाँ पर मौजूद होता है। दरअसल ये लड़का रवि का दोस्त था। तो रवि उसे उस किताब के बारे में बताता है और ये दोनों ही उस किताब को ढूंढने लगते हैं। अब जल्दी जल्दी ढूंढने पर फाइनली उन्हें वो किताब मिल जाती है। रवि उस किताब को उस लड़के के ब्लड से अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब नहीं खुलती। जिसके बाद रवि उस लड़के के बाल ट्राई करता है और इस बार फाइनली वो किताब खुल जाती है। तो रवि भागकर तुरंत ही उस जगह पर जाता है जहां वो पिछली बार बस में चढ़ा था। और इस बार दोस्तों हम देखते हैं कि रवि अकेला ही उस बस के अंदर चढ़ता है। दूसरे प्लेनेट से आए हुए टाइटस और आरा को वो किताब दे देता है और तुरंत ही उस बस से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि टाइटस और आरा तुरंत ही वो किताब लेकर वहां से स्पेस में चले जाते हैं। अब रवि यहाँ पर जब बाहर आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड विमला, प्रभाकर, रवि और उसके बाकी के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इन सभी लोगों को जिंदा देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। विमला को तो अपने गले से लगा लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये टाइम ट्रेवल वाली मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।